अर्पिता आर्या। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। किसान नेता सरकार से बातचीत पर आज फैसला ले सकते हैं। वहीं नए कानून पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग राज्यों शहरों में लगातार किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने में जुटे हैं। एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से जल्द आंदोलन वापस लेने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी भी की जयंती पर बागपत में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। बीजेपी महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसके अलावा बीजेपी जयपुर के पास किसान चौपाल करेगी। बीजेपी और केंद्र सरकार की पूरी कोशिश कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रमजाल को दूर करने की है। तो क्या चौपाल से कोई रास्ता निकल पाएगा? जो भ्रम की स्थिति किसानों के मन में बैठी है या बैठाई गई है, वो क्या दूर हो जाएगी? ये सवाल बड़ा है। हालांकि जो सरकार की तरफ से कोशिशें हैं वो ये हैं कि जगह जगह जो नेता हैं वो पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे और वहां जाकर दरअसल किसानों की समस्याओं को सुने। उनका अगर कोई भ्रम है, कोई संशय उनके मन में है तो उसको दूर किया जाए। लेकिन इस बीच देखिए, कृषि सुधारों का विरोध लगातार जारी है। किसान अभी भी बैठे हैं। आंदोलन का 28वां दिन है, लेकिन अभी बातचीत के लिए क्या किसान आगे जाएंगे ये साफ नहीं है। आज हो सकता है ये क्लियर हो। कुछ खास सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं हमारे साथ। जल्दी से रुक कर लेते हैं। बागपत से नीरज कुमार हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में संदीप बोल हमारे सहयोगी भी हमसे जुड़ेंगे। जल्दी से पहले दीपक का रुक कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। दीपक, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए, क्या स्थिति है? देखिए अर्पिता, यहाँ पर किसान जो है आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। उनका कहना है कि आज 118वीं जयंती है और इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसानों का हुजूम है वो ठीक इसके ठीक पीछे है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। वहाँ पर हम घुस नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ हो चुकी है किसानों की। और ये जो आज किसान हैं ये अभी भी अपनी उसी बात पर अडिग है, क्योंकि कुछ किसान नेताओं से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि यहाँ पर हम अभी अडिग हैं, क्योंकि यहाँ से एक दिन पहले नेशनल हाईवे 9 को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज ये ट्रैफिक खोला गया है क्योंकि किसानों से प्रशासन की बातचीत हुई थी। जिसके बाद किसान माने कि उस रूट को हम बंद नहीं करेंगे। जिसके बाद आज यहाँ पर जो आवागमन है वो जरूर चल रहा है, लेकिन किसानों की आज क्या बातचीत होगी, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी, ये देखना होगा। क्योंकि किसान भी चाहते हैं अब कि सरकार से बातचीत जल्द से जल्द हो। सरकार ने हमेशा की तरह रास्ते खुले रखे हैं। आज देखना होगा कि क्या बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर भी किसान नेताओं की बैठक है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से भी जो किसान नेता है वो वहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कॉल के जरिए ही अब तक बातचीत हो रही है यहाँ के नेताओं की। क्योंकि यहाँ पर राकेश टिकैत कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। नए कानून पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ देखिए कोशिशें हो रही हैं। तमाम नेता बीजेपी के निकल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं, चौपाल के जरिए किसानों से मिल रहे हैं और कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बता रहे हैं। एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से जल्द आंदोलन वापस लेने की इस बीच अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि किसान जल्द ही अपना आंदोलन वापस लेंगे। कृषि सुधारों को किसानों के हित में बताते हुए राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले और किसानों का मान सम्मान सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी उनकी प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं। किसानों का वो किसी सूरत में अहित नहीं करने देंगे। आज किसान दिवस के अवसर में मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही अपने आंदोलन को वापस लेंगे। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, अगर आपके साथ कुछ किसान मौजूद हो तो जरा पूछिए कि अब क्या रास्ता है, क्योंकि सरकार तो लगातार कह रही है बात कीजिए और समाधान खोजिए। बिल्कुल किसानों से पूछेंगे, लेकिन अर्पिता सबसे पहले आपको बता दूं कि 28वां दिन आंदोलन का है, लेकिन 23 दिसंबर की तारीख मेरठ और बागपत के लोगों के लिए बहुत खास होती है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह
का आज जन्म दिवस होता है और आज इनका अनावरण भी एक प्रतिमा का किया जाएगा। आपसे थोड़ी देर बाद सत्यपाल सिंह जो यहाँ के लोकल सांसद हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। मेरठ ज़िले में इस वक्त मौजूद है और ये कुसेड़ी गांव है। इन किसानों को आप देख सकते हैं, ये कुसेड़ी गांव में एक बड़े चौपाल का आयोजन करने की तैयारी है। थोड़ी देर बाद सत्यपाल सिंह पहुँचेंगे और कुसेड़ी गाँव या बागपत का कोई गाँव हो, मेरठ का कोई गाँव हो, वो अपने आप को चौधरी चरण सिंह से अलग नहीं पाता है, क्योंकि बड़े किसान नेता थे। पूरी राजनीति का आधार ही उनका किसानों का मसला था। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताएं, आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि आप कह रहे कि किसान कानून जो है वो फायदेमंद है, लेकिन बाकी किसान फिर आंदोलन पे क्यों हैं? ये अपना अपना अलग अलग स्वार्थ है जी। वैसे किसान आंदोलन जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो काम किया, मोदी सरकार ने जो काम किया, वो बहुत सोच समझकर बहुत अच्छी नीति तय करा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छे नीति से क्या, आप लोग भी गन्ना के बड़े किसान हैं, आप लोग का भी अनुबंध होता है, लेकिन गन्ने को लेकर बार बार हम लोग सुनते हैं कि आप लोग की आज ये समस्या है, वो समस्या है। तो गन्ने का जो अनुबंध तरीके से आप लोग काम करते हैं तो उससे फायदा हुआ है इलाके में या नुकसान? सब फायदा हुआ है जी। कैसे फायदा हुआ है सर? कैसे फायदा हुआ है गन्ने से? गौरव जी, कैसे फायदा हुआ? आप तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं और किसान परिवार से भी जुड़े, कैसे फायदा हुआ? सर फायदा इसलिए हुआ है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास फिक्स रेट्स हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होते, फिक्स रेट्स ना होते तो हमें ये पैसा ना मिलता। और जब ये बिल आया है इससे सभी किसानों को फ़ायदा होगा, सिर्फ गन्ने वालों को नहीं, बाकी सब किसानों को फ़ायदा होगा। जो बीच के दलाल हैं सब निकल जाएंगे। नहीं, मैंने तो सिर्फ गन्ने का एक उदाहरण दिया। धान, गेहूँ या बाकी जो फसल उसमें आप लोग को फायदा होगा? फ़ायदा होगा। अगर ये बिल वो चलता है तो इससे हमें किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे गन्ने से फ़ायदा हो रहा है, ऐसी और फसल से भी हमें फ़ायदा होगा इसका। लेकिन लोगों को शंका ये है, किसानों को आप लोग से जानना चाहेंगे कि MSP खत्म हो जाएगी, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, आड़ती अभी हेल्पफुल होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग को लगता है कि जो नया कानून है उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी है, कुछ फ़ायदा अगर है तो? हमारी सरकार बार बार बोल रही है कि MSP ख़त्म नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं है। जहाँ का किसान, कहीं का भी किसान, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी जाके बेच ले सामान, कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ किसान को नहीं है। तकलीफ नहीं है। तो जो लोग किसान बैठे, आप लोग भी किसान परिवार से हैं यहाँ, और आज एक ऐसे मौके के दिन, एक ऐसे अवसर है कि आप लोग के लिए बहुत गौरवपूर्ण होता है जब भी बागपत या मेरठ में चौधरी चरण सिंह का नाम लिया जाता है, उनके जन्म की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री थे देश के। तो आज जब उनका जन्मदिन है तो बाकी किसानों से आप किसान क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो नई कृषि नीति पे जो घोषणा गवर्नमेंट ने की है वो किसानों के हित में है और इससे बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे और किसान सीधा अपना माल बेच सकेगा पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी बेरोक अपना माल। नहीं, वो आप लोग कह रहे हैं कि खत्म हो जाएंगे बिचौलिए, लेकिन आपको लगता है कि सरकार को भी जिनकी समस्याएं हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए? जी हाँ, बात बिल्कुल उनसे करनी चाहिए। और जो सरकार है वो भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि क्या नाम है, हम किसानों ने बुलाकर जो भी हम पे कोई इसमें बिल में जो भी कोई कमी आई है हम उसने दूर करने के लिए तैयार हैं। गौरव जी, आप तो युवा हैं, बहुत युवा भी पंजाब, वो सिंघू बॉर्डर की बात करें, वहाँ बैठे हैं, तो आपको लगता है कि उन लोगों तक पहुँचना चाहिए सरकार को पहल करके, बहुत सक्रिय तौर पे, जिस तरह से आप लोग तक सरकार पहुँच रही है, क्योंकि आप लोग सरकार के साथ है, जो विरोध में है उन तक भी पहुँचना चाहिए? सरकार अपना प्रयास कर रही है सर, पर बार बार क्या नाम है, सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वे ही अभी अपनी हट पाड़े हुए हैं, हद पे समझ नहीं पा रहे। वे राजनीतिक लोग हैं, वैसे है राजनीतिक का, उन पर दूसरी पार्टियों के भी है। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, तो आपने सुना किसानों की राय। इनका मानना है कि फायदा होगा, लेकिन किसानों को भी पहल का हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि ये जो समस्या है, जो गतिरोध है, वो खत्म। ठीक है नीरज, रहिए जरा साथ। आप देखिए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया है। साथ ही कुछ लोगों पर कृषि सुधारों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। और इसी बीच बड़ी खबर, सरकार के प्रस्ताव पर फैसला। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 2 बजे किसान बैठक करेंगे, यानी किसान इस पर अब तैयार हो गए हैं। किसानों की आज फिर बैठक है। अब देखना होगा कि आज किन किन पॉइंट्स पर किसान बात करते हैं। सरकार के जो प्रस्ताव था उस पर किसानों की तरफ से फैसला है। 2 बजे किसान बैठक करने को राजी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो आज एक बार फिर से सरकार और किसान के बीच एक बैठक होनी है, और ये बैठक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए, ये किसान लगातार डटे हुए हैं, ठंड में आंदोलन जारी है। सरकार की प्राथमिकता में भी यही है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म किया जाए। सरकार लगातार ये कह रही है कि अगर
किसी भी चीज में दिक्कत उन्हें लग रही है तो उसको दूर किया जाएगा। बड़े बड़े मंत्री भी लगातार सामने आ रहे हैं और किसानों से कह रहे हैं कि आप आइए, बात कीजिए। और इसलिए देखिए, सरकार से बातचीत पर फैसला हो गया है। आज 2 बजे बताया जा रहा है फिर किसान जो है वो मिलने पहुंचेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, अभी ये बातचीत किस तरह की रहेगी ये अभी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन किसानों की जो आपसी बैठक है उसमें वार्ता के बाद ये बात कही जा रही है कि आज एक बार फिर मीटिंग की बात सामने आ रही है। लेकिन किसान किस तरह से वहाँ पर प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार जो किसान दल हैं, चाहे वो किसी भी बॉर्डर पर हो, सिंगू टिकरी या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर, ये सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। हालांकि सरकार की तरफ से संशोधन की बात की गई थी कि किसी भी तरह से कानून तो पीछे नहीं होगा, बदला नहीं जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव जो चाहते हैं उसमें जरूर किया जाएगा। लेकिन अब देखना यही हुआ कि 2 बजे की जो मीटिंग होती है उसमें क्या निकल कर आएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद अब मीटिंग का जो है आज होना जारी हुआ है। और उसके बाद अब कुछ देर बाद जो नेता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई बता पाता है कि आज किस तरह की रणनीति के तहत वो वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि सबसे अहम यही है अर्पिता, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और अब जिस तरह से सरकार की तरफ से न्योता दिया गया है तो उसके बाद अब देखना यही होगा कि क्या किसान आज कुछ बातों पर क्या वो सहमत होंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन जब तक बातचीत नहीं हो पाती तब तक उनकी रणनीति के बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जरूर चाहेंगे लेकिन दीपक, जो इससे पहले की बातचीत थी सरकार की तरफ से, तो ये कहा जा रहा था कि सकारात्मक दिशा में ये बातचीत हो रही है। किसान जो समस्या बता रहे थे, सरकार उन्हें हल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। कई समस्याओं का समाधान भी हो गया है। तो क्या आज ये माने कि ये जो बैठक है वो आखिरी हो सकती है? आज पूरी तरीके से जो संशय है वो दूर हो सकता है, खत्म हो सकता है और आंदोलन भी खत्म हो सकता है? देखिए, 28 दिन इस आंदोलन के हो चुके हैं। किसान अपना घर बार छोड़ के बॉर्डर पर यहाँ पर बैठा हुआ है। वो भी चाहता है कि अब सरकार की तरफ से जो उनको जितनी भी सहूलियत देने की जो बात की गई थी वो आज पूरी हो, क्योंकि आज वो अपना एक अलग हो सकता है कि कोई ऐसा मेमोरेंडम वो बना के ले जाएं जिसमें उनकी कहीं ना कहीं लचीलापन हो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बातचीत आखिरी दौर में पहुंचे और आंदोलन खत्म हो। लेकिन क्या अगर वो उसी मांग को लेकर अड़िग रहेंगे तो शायद उसके बाद कोई वार्ता नहीं हो पाएगी। लेकिन आज जो सकारात्मक रूप वो भी चाहेंगे कि सरकार की तरफ से तो हमेशा जिस तरह से बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन आज अगर किसानों की रणनीति के तहत कोई ऐसे ठोस कदम उठाकर वहाँ पर बातचीत की जाती है तो सकारात्मक उसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि कब तक वो वहाँ पर ठीक है दीपक रहिए जरा, ठीक है दीपक रहिए जरा सा। देखिए, कृषि सुधार कानूनों की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी आज किसान चौपाल का आयोजन कर रही है, जबकि 25 दिसंबर को पूरे राजस्थान में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के सभी बड़े नेता सीधे किसानों को संबोधित करेंगे और उन्हें कृषि सुधार कानून के फायदे बताएंगे। इस रणनीति के तहत राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर, भूपेंद्र यादव अलवर और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में किसानों से सीधे संवाद करेंगे, सीधे बात करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर और अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में किसानों के बीच पहुंचेंगे और किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुनेंगे। कानून किसानों के हित में है। इसलिए देश भर के किसान जो वास्तविक किसान है वो इसके पक्ष में है। इसलिए हम सब लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि कानून के बारे में सब किसानों को इसकी जानकारी दें। 25 तारीख को 25 दिसंबर यानी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन है। हम उसको सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उस दिन हमारे सब लोग मंडल स्तर पर और किसान चौपाल करेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, उसको 12 बजे से उसके उद्बोधन को सुनेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया। साथ ही कुछ लोगों पर कृषि सुधारों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, एपीएमसी यानी मंडियों को लेकर कई झूठ फैलाए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने नए कृषि कानूनों में किसानों को आजादी दी है, नए विकल्प दिए हैं कि वो अपनी उपज मंडियों में या मंडियों के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं।
नीरज हमारे साथ है। नीरज, जिस तरीके से सरकार बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि एक नया विकल्प किसानों को दिया गया है, अब वो मंडी का विकल्प तो उनके लिए जैसा था वो वैसा है, लेकिन और भी विकल्प उसके लिए खुल चुके हैं। वहां जो किसान आपके साथ मौजूद है, जरा पूछिए उस विकल्प पर वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हें तो एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि गन्ने के किसान हैं ज़्यादातर इनमें से और गन्ने की खेती अधिक होती है। सरकार बार बार कह रही है कि विकल्प खुलेंगे, आपने भी कहा कि विकल्प खुलेगा, गौरव जी आपने भी कहा, तो किस तरह के विकल्प आप लोग को मुहैया होंगे? क्योंकि आम किसानों को अगर समझाना हो तो, क्योंकि आप लोग तो खेती करते हैं, आप लोग को ज़्यादा मालूम है, आप लोग के लिए क्या क्या विकल्प खुल जाएगा? उसके लिए तो साहब सबसे ज़रूरी यही है, अब जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं वही अपनी बात रखेंगे कि हमने क्या क्या इस नहीं तो नई सरकार जो कह रही है कि विकल्प खुले हैं, नए किसानों को फायदा होगा, कैसे आप लोग को फायदा होगा? हमने फ़ायदा ये होगा जी, अकविया ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये गलत है, तो वे ये कहते हैं क्या नाम है, हम दूध अपना डेयरी पे देते हैं, सरकारी डेयरी पे, लेकिन वे हमारी डेयरी ने तो नहीं खोजते जी, हमारी गाय को तो नहीं खोजते, हमारी भैंसों को तो नहीं खोजते, हमको दूध देते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं, तो कि यही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यही हमारा गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट है। गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट ये है हमारा, अगर क्या नाम है वे शुरू में ये तय कर ले इसके पास इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन पे इतना गन्ना हमने लेना है, तो जब तक उसका गन्ना पूरा नहीं हो जाएगा तब तक गवर्नमेंट जो मिल बंद नहीं होने देगी। ये है। और ठीक है नीरज, मैं लौट रही हूँ जल्दी से। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। संदीप, जिस तरीके से आज देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है कि किसान आपस में बैठक करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि सरकार के प्रस्ताव, जो बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया, उस पर क्या वो निष्कर्ष निकालते हैं, तो आज क्या संभावना दिख रही है? देखिए, संभावना यही है कि सरकार जो कह रही है कि बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए, सरकार की तरफ से बाकायदा न्योता भी भेजा गया, लेकिन अब एक बार फिर से कोशिश की जाएगी कि जो जितने भी किसान हैं वो एक साथ मिलकर ये तय करेंगे कि आखिर बातचीत में क्या होगा, क्योंकि आज चौधरी चरण सिंह की जो है जयंती है और ऐसे में मैं बता दूं कि इस वक्त मैं किसान घाट के पास खड़ा हूं। लग रहा था प्रशासन को कि हो सकता है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है किसान यहां पे आएंगे, लेकिन उसी के चलते जो है पूरी तरीके से रोड जो है फिलहाल उधर की बंद की गई है। यहां तक कि चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी जो कि चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, पोते हैं, उनको जो है यहां पे आने के लिए मनाही कर दी गई थी, कहा गया था कि आप यहां पे ना आए, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने इनको आने दिया। तो सीधे तौर पर ये साफ हो रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो ज़मीन पे मजबूत जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की भ्रांतियां इन तीनों कृषि बल को लेकर जो है इस वक्त फैली हुई है किसानों में, या शायद हो सकता है उनको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, उसके लिए जो है हर गांव में अलग अलग जगह चौपाल की जा रही है। लेकिन जब चौधरी अजीत सिंह से हम लोगों ने बात की, उनका यही कहना है कि जब सरकार अमेंडमेंट की बात कर रही है तो और चूंकि जो बिल बनाए गए हैं उसमें तो किसानों का पक्ष लिया ही नहीं गया है, तो ऐसे में क्यों नहीं सरकार जो है उसको यानी देखना होगा कि आज जो बैठक किसानों के बीच में होनी है उसमें क्या फैसला लिया जाता है, कि अभी कौन कौन से पॉइंट्स बचे हैं जिन पर सरकार के सामने जाकर अपनी राय रखनी है और वो पॉइंट्स वो मनवाना चाह रहे हैं। आप सब रहिए जरा साथ। देखिए, राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान संगठन अब भी आंदोलन की आग को जलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों के किसान इन्हीं कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर मालामाल हो रहे हैं। कैसे किसानों की जेब भर रही है और कैसे भ्रमजाल तोड़कर किसान कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, इन तमाम सवालों से पर्दा हटाती है हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और इनकम कई गुना बढ़ गई। भी हम बोते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें फ़ायदा है। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? किसानों का भ्रम तोड़ती ग्राउंड रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरियापुर गांव में और कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर 1262 बीघा माने 1262 बीघा की जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यहां पर होती है। यहां के जितने किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर है। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं। अब हम कंपनी
हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफस्टाइल बदल गई है। मतलब खुद भी स्वयं किसान हैं तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है, तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गांव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान मालामाल। पैसे भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। पैसे भी, जब लागत ज्यादा लगेगी और वो होगा तो पैसे भी मिलेगा फालतू। पैसे भी मिलता है। हाँ। तो खुश हैं आप इससे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। माल उठाने के बाद हमने 15 दिन में अपने अकाउंट में पैसा जमा होते हैं। कृषि सुधारों से अन्नदाता खुश हुआ। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 27 दिनों से आंदोलन का झंडा थामे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से दूर खेतों में मौजूद किसानों के चेहरे अपनी लहलहाती फसल देखकर खिल रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों की वजह से किसानों की बढ़ती आमदनी उनकी खुशी का सबब बन रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़कर उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसान मालामाल हो रहे हैं। कैसे परंपरागत खेती छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की आय दोगुनी हो रही है। ठेके पर खेती का सच जानने के लिए सबसे पहले न्यूज 18 ने रुख किया दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। यह बुलंदशहर का सिकंदराबाद तहसील है। चटक धूप के नीचे किसान खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर चल रही है, फसल काटी जा रही है, तो यहां मौजूद किसानों की आंखों की चमक बता रही है कि कृषि सुधार कानून भले ही आंदोलन कर रहे किसानों को रास नहीं आ रहे, लेकिन इससे उनके हालात, उनकी जिंदगी जरूर बदल गई है। खासकर उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जिसे लेकर हौवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील और आसपास के इलाकों में 6000 बीघे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। खास बात यह कि गन्ने, गेहूं और धान की खेती की जगह यहां सिर्फ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा हो रहा है? क्या गन्ने की जगह अनुबंध खेती में गाजर उगाने से उनकी जेब भर रही है? ये जानने के लिए सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा दरियापुर गांव। सर 10-15 साल से कर रहे हैं सर। 10-15 साल से आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले क्या आपका हालत था और आज की स्थिति क्या है? तब से तो बहुत ही बेटर है, इस टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम हम गेहूं की और धान की सीधी फसल करते थे, अब इस टाइम गाजर कर रहे हैं। गेहूं में हमें 4-5 हज़ार रुपये बीघे का वो मिलता था और गाजर में 15-20 हज़ार रुपये के आसपास पड़ जाते हैं। तो मशीनरी के पहले हम गाजर बोते थे, देसी भी बोते थे, तो वो नीचे बखेर के बोते थे। मशीन बढ़ गई, मशीन पैड बीज की सहूलियत हो गई है और पैड है स्प्रे की, मतलब सारी सहूलियत काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। विनय चौधरी तो खुश हैं, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाकी के किसानों को भी फायदा हो रहा है? ये जानने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर ने रुख किया बलसूरी गांव का। बलसूरी गांव के किसान राजीव खेतों में काम कर रहे थे, तो उनसे बातचीत में ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी आमदनी तो पहले के मुकाबले बढ़ी ही है। पक्का मकान बन गया है, गाड़ी खरीद ली है और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये गाजर, हम एक कंपनी है हमारे सिकंदराबाद में, सनशाइन वेजिटेबल के नाम से, हम उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं जी। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफस्टाइल बदल गई है। मतलब उन साधनों को कंपनी से मिलने के बाद तो हम गाजर जो हमें मशीन देते हैं उनसे हम गाजर बोते हैं और पैड पे गाजर बोती है।
कंपनी किसानों को अच्छे बीज देती है, कंपनी किसानों को खाद देती है, कंपनी किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत देती है। यही नहीं, फसल की बुआई से पहले ही उसकी कीमत तय कर दी जाती है। यही वजह है कि लालपुर गांव के जयवीर सिंह भी अब परंपरागत खेती से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर मुड़ रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ 3 बीघे में ही ठेके पर गाजर की खेती कर रहे हैं, लेकिन इससे हो रहे अनगिनत फायदे भी गिनवा रहे हैं। हमारा जो सामान है वो अपना चला जाता है सही। मंडी में जाते थे पहले बिगर कॉन्टैक्ट के, जब उसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं पूछता था किसी भाव, कॉन्टैक्ट में है हमारा ये हो जाता है तो हमें सही पैसे में दाम मिल जाते हैं। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इसमें किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान की उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी, हर चीज का खर्च कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। ये है लाल कृष्ण यादव। लाल कृष्ण यादव वो शख्स हैं जिन्होंने साल 2000 में पार्टनरशिप में एक कंपनी बनाई और सबसे पहले अपने ही गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की। आज इनके गांव के 1262 बीघा जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। लाल कृष्ण यादव ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कहें ठेके पर खेती को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ते हुए इसके फायदे गिनवाए। उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसानों को, रेट उनका सोइंग से पहले हम डिसाइड कर देते हैं कि आपको ये रेट मिलेगा। उन्हें ना कहीं मंडी में जाना, ना किसी से भाव तय करना। जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी, हमारी ही लेबर, हमारी टीम सारे इस काम को करती है। वो बस सोइंग करते हैं और सोइंग भी हम कराते हैं, बाकी अपना पानी वगैरह ये करते हैं, नलाई वगैरह भी हमारी टीम करती है। हम पूरा सुपरविजन हमारा रहता है। ये सारी लेबर हमारी है। हमारा मुनीम होता है खेत में और हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर लेके आता है। ये काम करती हैं, हमारे तरीके से काम होता है और जो किसान के खाते में पैसा चला जाता है, लेबर को पेमेंट हम करते हैं। आज बुलंदशहर का लगभग हर छोटा बड़ा किसान गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। हर किसान की आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ी है। खेती में आने वाली दिक्कतें कम हुई हैं। खाद, बीज, सिंचाई, जुताई, बुआई का झंझट कम हुआ है। लिहाजा बुलंदशहर जिले के इस सिकंदराबाद तहसील में ज्यादातर किसान ठेके पर खेती करते नजर आ रहे हैं। कितने सालों से पहले ये कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? ये करीब 15 साल से जी। 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी। पहले जो खेती आप करते थे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट था या इसमें? इसमें प्रॉफिट है जी। कितने का प्रॉफिट है? 2-2.5 गुना मान के चलो आप पहले से। अच्छा, जब कंपनी आपके इलाके में आई तभी से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लग गए? शुरुआती नहीं, शुरुआत में तो अपना थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से चले थे। कभी 10 बीघे बोली, 20 बीघे बोली, फिर बोते बोते बढ़ते चले गए। फार्मिंग आप गाजर का करवाते हैं, उसमें ज्यादा पैसा है या गेहूं में ज्यादा पैसा है? गाजरों में ज्यादा पैसा। कितना ज्यादा पैसा होगा? होगा 1.5-2 गुना। और आप दरियापुर में देखा मैंने कि कई लोग 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे थे, लेकिन आप 5 ही साल से, ऐसा क्यों? मैंने पहले ही नहीं दे दिया था यू खेत उस पर कन पे दे दिया था, तो इन्होंने ही करा था। बुलंदशहर जिले के किसान मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के किसानों के चेहरों पर तसल्ली साफ नजर आ रही है। तो न्यूज़ 18 ने उस प्लांट का भी मुआयना किया जहाँ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद उसकी धुलाई और पैकिंग होती है। यहाँ के मालिक से बातचीत पर पता चला कि किसानों को ठेके पर खेती से बहुत फायदा हो रहा है। मौजूद हैं बुलंदशहर जिले के ज्ञानपुर सिपुर गांव में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो खेतों से जो गाजर का उत्पादन होता है, जब फसल तैयार होने के बाद यहाँ पर इस प्लांट में लाया जाता है। और आप देख सकते हैं तो गाजर की जो धुलाई होती है इस प्लांट में होती है और गाजर धुलाई होने के बाद प्लांट से यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धुलाई होने के बाद निकाला जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर जो तो तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार किसान अभी क्या सोच रहे हैं। हालांकि इस बीच एक अपडेट ये कि आज किसान जो हैं वो बैठकर एक बार फिर से बैठक मीटिंग करेंगे और इस पर तय करेंगे कि सरकार के सामने क्या पॉइंटर्स रखने हैं।
उधर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और उसमें बढ़त हासिल की। यही नहीं, बीजेपी ने कश्मीर घाटी में पहली बार 3 सीटों पर जीत दर्ज कर नया इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को घाटी में 3 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को पार्टी नेताओं ने आर्टिकल 370 और 35A का समर्थन करने वालों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया। बीजेपी की जीत को पीएम मोदी की नीतियों की जीत करार दिया गया। वहीं चुनावों में गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन रहा और उसने 110 सीटों पर जीत दर्ज की या फिर उनमें बढ़त हासिल की। कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटें मिली, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रहा। उसे सिर्फ 13 सीटों से संतोष करना पड़ा। 20 के 20 जिलों का अगर हम चुनाव का आंकड़ा देखें तो जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें नकारा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दल बनकर उभरना, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार की जीत है। ये जीत है 370 और 35A के टूटने की जीत है। मैं तो कहूंगा कि हमारी जीत है। बीजेपी वर्सेस ऑल था और 7 पार्टियों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन उसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पर खाता खोलना अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक मानना चाहिए। तो आने वाले समय में कश्मीर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में महिलाओं ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की पहली महिला प्रत्याशी जिन्होंने पुलवामा इलाके से जीत दर्ज की है। मिनहा लतीफ भट्ट हमारे साथ। आप ये बताइए मैडम कि कैसे आप पुलवामा की तो तस्वीर अलग हम सोचते हैं, आप आई यहाँ पर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरी जर्नी सिर्फ इतनी है कि जब मैं यहाँ पे आई तो पहले ही मेरे डैडी साहब बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट है और इनके ही साथ इन्होंने ये जो जीत है मेरी, ये इन्हीं की जीत है और बाकी जो मेरा सब कुछ है वो सब मेरे डैडी साहब ने किया है। ठीक है, ये बताइए कि आप यूथ हो, यंग हो और पुलवामा नाम आते ही हमें पुलवामा हमला याद आता है, ये आता है, तो क्या आइडिया आपके मन में आया और अब इस जीत के बाद, इस विक्ट्री के बाद अब आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरी फ्यूचर प्लान सिर्फ इतने हैं कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे मतलब जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं हुई है एंड मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। कुछ खास सहयोगी देखिए इस वक्त हमारे साथ हैं। जम्मू से अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, जम्मू में बीजेपी दफ्तर से पवन शर्मा हमारे साथ हैं और श्रीनगर से अमित पांडे हमारे साथ हैं। पहले जल्दी से रुख अनुराग का कर लेते हैं। अनुराग, एक बड़ी जीत बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि अगर आप कश्मीर में डल झील में कमल खिला लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, बिल्कुल बड़ी जीत। और जिस तरह से कल तमाम नेताओं से हम बात कर रहे थे, सब ये कह रहे थे कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। जिस तरीके से ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन रहा लोगों का, और उसके बाद अगर आप देखें कि मैंडेट कैसा है, डिवाइड हुई हैं सीटें तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में, चाहे वो गुपकर अलायंस के पार्टनर हों, चाहे वो बीजेपी के पार्टनर और इंडिपेंडेंट्स को ज़बरदस्त तरीके से मैंडेट मिला है। 50 से ज़्यादा सीटें इंडिपेंडेंट्स ने जीती हैं। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये भी जम्मू जहां पर की बीजेपी का गढ़ है, वहां पर अगर आप देखें तो ये एक निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर जीते हैं और इनकी खुशी इतनी है कि सारी रात भी यहां सेलिब्रेशन चला है, मिठाइयां बंटती रही। 3 बजे नतीजा इस सीट का आया। महज 11 वोट के अंतर से तरनजीत सिंह टोनी, जो ये निर्दलीय यहाँ पर जीते हैं उम्मीदवार, वो जीते हैं और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को हरा करके जीते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त, एक ग्राउंड लेवल पर, लोअर लेवल पर जो आप कह सकते हैं कि उत्साह लोगों में, कैंडिडेट्स में था,
डेमोक्रेसी के लिए कि दोबारा से एक इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, वो देखने को मिला इस पूरे चुनाव में। और इसमें अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो उनकी उपलब्धि यही है कि कश्मीर वैली में भी वो 3 सीटें जीतने में कामयाब रहे। लेकिन अगर ओवरऑल इलेक्शन की बात करें तो निर्दलीय का बहुत बड़ा स्टेक रहा और उनका इतना पार्टिसिपेशन और इतनी जीत ये बताती है कि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वापस लौटना चाहते हैं। जबरदस्त उत्साह के साथ उन्होंने वोट किया। जी रहिए जरा साथ। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी उम्मीदवारों ने अपनी जीत को लोकतंत्र की जीत करार दिया। ये जो जीत जो आज हुई है, ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत वोटरों की जीत है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जीत है। सारी की सारी कम्युनिटी जितनी है सभी को साथ लेकर हम चले हैं और सभी ने हमारा साथ दिया है और सभी को मैं आज आपके माध्यम से पूरा धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आगे भी ऐसे ही फैसले लेते रहें और मोदी जी का विजय रथ जो है इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। पहले तो जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कमल का फूल है वो खिला दिया है और जो भी हमारी समस्याएं होंगी, जो मेरी मैनिफेस्टो में आएगा, मैं उन समस्याओं को जरूर दूर करूंगी। जनता की जो समस्याएं होंगी। पवन का रुख कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर वो मौजूद है। पवन, क्या रौनक देख रहे हैं आप? देखिए, अभी सुबह का समय है, लगभग 11 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर आएंगे और एक विशाल जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जो केंद्र से मंत्री आए हैं राव ठाकुर, वो भी यहाँ पहुँचेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी लगभग, अगर हम कहें तो लगभग 5 लाख वोट ले चुकी है डीडीसी चुनावों में। एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जम्मू कश्मीर में और गुपकार अलायंस जो था, जो कश्मीर में सबसे आगे रहा है, तो जम्मू प्रांत में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पर गुपकार अलायंस के कैंडिडेट भी जीते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दबदबा निर्दलीय उम्मीदवारों का यहाँ पर रहा है। तो अभी कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जश्न होगा, विजय जुलूस यहाँ से निकाला जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया गया है, तो जब वो आना शुरू होते हैं तो यहाँ पर उनके और बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए वो तस्वीरें भी हम देखेंगे। आप सब रहिए जरा सा। देखिए, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को लोग बधाई देते हुए नजर आए। इस बीच काउंटिंग सेंटरों के बाहर लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई नजर आई और जीतने वाले उम्मीदवारों ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे करने का भरोसा भी दिया। हम इंडिपेंडेंट निकले, गरीब तरीके से अपना इलेक्शन लड़ा और मैं आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मेरा साथ दिया, हमने इलेक्शन जीता है। और जितने भी ये धोखेबाज पार्टियां रही हैं, तो आज से ऐलान जंग शुरू हो चुका है, इनको वहीं वापस भेजेंगे जहां से आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने डीडीसी चुनावों में बीजेपी को मिले समर्थन को पीएम मोदी और अमित शाह पर लोगों का भरोसा करार दिया और जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा बताया। डीडीसी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहली बार कश्मीर में भी कमल खिला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मेयर जम्मू के चंद्रमोहन गुप्ता। सर, भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी पार्टी बनकर उभरी है डीडीसी चुनावों में, इस पर आप क्या कहें? ये अनथक प्रयास है हमारा, जो विचार संगठन है भारतीय जनता पार्टी जिससे निकली है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विचारक प्रचारक। जब से देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले जब से हमारा जो परिवार बना है 1925 से लेकर, पूरे देश में ही नहीं जम्मू कश्मीर के कोने कोने में काम कर रहा है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे जो प्रचारक संघ का प्रचारक है, वो पहाड़ों में जाके टक्करें मारता है और उस ज़मीन को, जिसको हम डोगरी में बरियाली ज़मीन बोलते हैं, सख्त ज़मीन बोलते हैं, उसको उखाड़ता है। फिर जाके हम भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ कमल का बीज डालते हैं और वहाँ कमल उगता है। इसी तरह आज जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर में जिस तरह कमल खिल रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। अनुराग, देखिए, कश्मीर की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अगर 75 सीटों पर ये जो दर्ज जीत की है या बढ़त हासिल की है, ये अपने आप में भी खास है, क्योंकि देखिए 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव था। क्या जनादेश उसको लेकर था? आपके साथ कोई है, उनसे भी बात कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार हैं तरणजीत सिंह जी टोनी, जिनको जाना जाता है यहाँ पर स्थानीय तौर पर, और इन्होंने एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं उनको महज 11 वोट के अंतर से हराया। शायद सबसे छोटे मार्जिन से आप जीते हैं पूरे प्रदेश में। लगता है कोई और भी जीता होगा, लेकिन मेरा मार्जिन तो बड़ा था। लेकिन बीजेपी की जो प्रत्याशी थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 बार एमएलए थे और उनके चेयरमैन के कैंडिडेट थे डीडीसी के, तो उनको सारी नीतियां पता थी कि कैसे कैसे करना है। कोई मेरे कितने ही वोट तो उन्होंने रिजेक्ट करवा दिए, हालांकि मैं बड़े मार्जिन से जीता होता, फिर भी मैं खामोश रहा। मैंने कहा चलो रब पे भरोसा। पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अरे जी पूरी तरह, क्योंकि ये लोगों की जीत है, ये लोगों की जीत है और यही इस पूरे मैसेज भी है इस पूरे चुनाव का। इसमें जबरदस्त तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और निर्दलीय जिस तरीके से जीत करके आए हैं वो बताता है कि लोगों का डेमोक्रेसी में वापस लौटने का बहुत मन था और उसके लिए उत्साह के साथ वोट किया था। ठीक है, और देखिए अमित, जीत की ये तो तस्वीरें अब आएंगी क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, डलझील में कमल खिल गया है, लेकिन यहाँ निर्दलियों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। 40 निर्दलीय तो बीजेपी ने उतारे थे, काफी उसमें से जीते भी हैं। देखिए बहुत अहम ये चुनाव थे, 50% से भी ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन था। लोगों ने अपने मुद्दे यहाँ पर समझे और इसके बाद लोगों ने वोट किया। एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वहाँ पर स्थानीय लोगों ने मुद्दा समझा और हम यहाँ पर गए फील्ड में बेरोज़गारी मुद्दा था, इसके अलावा डेवलपमेंट मुद्दा था। पहली बार खासकर कश्मीर घाटी, श्रीनगर आसपास के इलाकों में जहाँ मौजूद है वहाँ पर लोगों को वहाँ की दिक्कतें समझ में आई और जो कैंडिडेट अच्छी तरीके से उनको कन्विंस कर सका उसको उन्होंने वोट दिया। और न केवल बीजेपी को यहाँ पर सफलता मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अगर हम देखें तो उसको भी सीट मिली है और गुपकार अलायंस भी को सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में बनकर उभरी है। निर्दलियों को सफलता मिली है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबको जो कैंडिडेट जहाँ अच्छा था वहाँ मिली और पहली बार घाटी में जो कमल का खाता खुला है, ये भी एक अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जनता इश्यूज को समझ रही है और लोगों को वोट कर रही है। जो विकास घाटी में, जो विकास का काम करेगा, जो वादे करेगा और जो परफॉर्म करेगा उसको लोग वोट देंगे। और ये चुनाव और ये तभी देखने को मिला था क्योंकि देखिए हमें जब सभी चरणों को अगर जोड़ा गया तो 51% मतदान हुआ और तभी से संकेत मिल रहा था कि जम्मू कश्मीर की जनता आखिरकार चाहती क्या है।